हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू10 पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम सब पढ़ रहे थे हिस्ट्री का जो लेसन 2 था, उसको हम पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड चैप्टर का सेकंड भाग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज से हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का नाम क्या है? नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे वियतनाम का था फ्रेंच का कॉलोनी उपनिवेश बन गया था। ठीक है, जो भी हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा है उसके बारे में हम एक बार और से रिवीजन कर लेते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, और ये देखते हैं। द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन चाइना, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको मैप भी दिखा चुके हैं। इमर्जिंग फ्रॉम द शैडो ऑफ चाइना, ये भी पढ़ा चुके हैं आप लोग को। कॉलोनियल डोमिनेशन एंड रेसिस्टेंस, कॉलोनियल डोमिनेशन एंड रेसिस्टेंस, ये भी हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो इसमें पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं इसके बारे में भी। फ्रांसीसी गार्नियर था, जो कि फ्रांस का एक ऑफिसर था, जिसको न्यूगन डायनेस्टी के लोगों ने यहाँ पे मार डाला है 1873 में। इसने जो मेकोंग रिवर का एक्सप्लोरेशन हुआ था उसके भी टीम में था। तो आज फ्रेंड्स हम लोगों को आगे पढ़ना है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक ब्लाइंड पोएट था जिसका नाम था न्यूगेन दिन च्यू। इसने अपने देश के दुर्दशा पे शोक व्यक्त किया है और यही लिखा है, आई वुड रेदर फेस इंटरनल डार्कनेस देन सी द फेसेस ऑफ ट्रेटर्स। मतलब मैं चीर अंधकार में जीने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे गद्दारों का मुंह देखना मंजूर नहीं। बताइए, मतलब देखिए उसके भावनाओं को समझिए। वो क्या था, एक अंधा पोइट था, इसीलिए कह रहा है कि मैं ऐसे ही जीने को तैयार हूँ, मतलब पूरा डार्कनेस में, लेकिन ये जो गद्दार है उनका मुंह देखना नहीं चाहता। कह आई वुड रेदर सी नो मैन, मतलब मैं कोई भी आदमी को देखना नहीं चाहता हूँ, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देन इनकाउंटर वन मैन सफरिंग, मतलब किसी इंसान की पीड़ा, मतलब किसी इंसान का दुख दर्द भी मुझे मंजूर नहीं है। आई वुड रेदर सी नथिंग, मैं कुछ न देखूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देन विटनेस द डिसमेंबरिंग ऑफ द कंट्री इन डिक्लाइन, मतलब मैं अपने देश को इस तरह से छिन्न भिन्न होते नहीं देश होते। ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज के चैप्टर में हमको पढ़ना है, कर व्हाई द फ्रेंच थॉट कॉलोनीज नेसेसरी। अब कह रहा है मतलब फ्रांस को ऐसा क्या था कि उसको उपनिवेश का जरूरत पड़ा। कह रहा है कॉलोनीज वेयर कंसिडर्ड इसेंशियल टू सप्लाई नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर इसेंशियल गुड्स। ये भी हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, कि मतलब पहले क्या था, सब कुछ जो भी प्राकृतिक चीज था इसके लिए कॉलोनी, जो भी नेचुरल रिसोर्स था इसके लिए जरूरत था। उसका डी भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि फ्रांस के जब इधर आया तो क्या क्या कैनाल बनाया, जिसके कारण मेकोंग डेल्टा से, इसके कारण क्या हो गया, राइस का प्रोडक्शन बढ़ा और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया वियतनाम पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये सब हम लोग को पढ़ा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पढ़ना है, शुड कॉलोनीज बी डेवलप्ड। और देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि क्या कॉलोनी जो था, क्या उपनिवेश जो था, उसका विकास करना जरूरी है। तो कह रहा है everyone agreed that colonies had to serve the interest of the mother country। मतलब सब लोगों को मतलब इस बात से एग्री है कि जो भी कॉलोनी बनाया जाता था उसका जो भी मतलब, जैसे हम लोग किसी कॉलोनी थे इंग्लैंड के, तो हम लोग जो कॉलोनी थे, तो कॉलोनी इंग्लैंड किस लिए बनाया था कि इंग्लैंड अपना हित का पूरा करने के लिए बनाया था, वो अपना जरूरत पूरा करने के लिए।
तो इस तरह सब लोग ये मानता था, सब लोग ये बात पे एग्री था कि कॉलोनी का निर्माण इसीलिए होता है कि वो जो जिस राष्ट्र का कॉलोनी है उसका जरूरत पूरा करे। ठीक है। फिर कह रहा है बट द क्वेश्चन वाज हाउ, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन क्या है, हाउ सम लाइक पॉल बर्नार्ड एन इन्फ्लुएंशियल राइटर एंड पॉलिसी मेकर strongly believed that the economy of the colony needed to be developed। देखिए कह रहा है कि मतलब ये भी एक क्वेश्चन है कि कैसे मतलब जो भी राष्ट्र जिन्होंने कॉलोनी बनाया था, ठीक है, वो अपना जो भी उनका हित था, उनका जो भी मतलब काम था, उसका क्या तरीका था अपना काम कराने का। तो इसमें कोई एक राइटर है जिसका नाम है पॉल बर्नार्ड। ये लोग कुछ बढ़िया राइटर था। इन लोगों का मानना था कि जो भी कॉलोनी थी, ठीक है, उसके अर्थव्यवस्था का विकास करना बहुत ही जरूरी था। ठीक है। He argued that the purpose of acquiring colony was to make profit। मतलब उनके इस बात का कहने के लिए एक तर्क था कि जो भी उपनिवेश बनाया जाता है वो किस लिए बनाया जाता है, अपना प्रॉफिट के लिए। मतलब ये इंग्लैंड हम लोग को अपना उपनिवेश बनाया था, इंग्लैंड क्या किया, हम लोग से बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। तो उपनिवेश किस लिए बनाया जाता है, प्रॉफिट के लिए। इसलिए कह रहा है इफ द इकोनॉमी वाज डेवलप्ड एंड द स्टैंडर्ड फॉर लिविंग ऑफ द पीपुल इम्प्रूव दे वुड बी बाई मोर गुड्स। अब देखिए यहाँ दिमाग, जैसे उनके कहने का मतलब ये था कि अगर इकोनॉमी बढ़िया होगा, अर्थव्यवस्था बढ़िया होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा, लोग के पास ज्यादा पैसा आएगा, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा सामान खरीदेंगे। समझ है। तो ज्यादा सामान खरीदेंगे तो फायदा किसको होगा, वहाँ की सरकार को। सामान ज्यादा बिकेगा तभी ना फायदा होगा। वो क्या था, बिजनेसमैन टाइप का था। अरे द मार्केट वुड कंसिक्वेंटली एक्सपेंड लीडिंग टू बेटर प्रॉफिट फॉर फ्रेंच बिजनेस। मतलब इससे क्या होगा कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा, और इससे क्या होगा कि मार्केट भी फैलेगा, और जिससे फ्रांस के जितने भी व्यवसाय हैं उन सबको क्या होगा, फायदा होगा। लोग सामान ज्यादा खरीदेंगे तो उनको फायदा होगा। Correct. Bernard suggests that there were several barriers to economic growth in वियतनाम। बर्नार्ड ने कहा कि वियतनाम का जो आर्थिक प्रगति है उसमें बहुत चीजें क्या है, बाधा है। जैसे कह रहा है हाई पॉपुलेशन लेवल, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एक्सटेंसिव इनडेबिटेंस अमॉन्ग्स्ट द पीजेंट। देखिए इसमें मतलब जो ग्रोथ था वियतनाम का, इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थव्यवस्था में बहुत सारा चीज क्या था, बाधा था। ऐसे ही हम लोग के देश में भी अर्थव्यवस्था में बहुत चीज बाधा है, जिसमें इसी टाइप का है। जैसे कह रहा है हाई पॉपुलेशन, मतलब देश का आबादी बहुत ज्यादा था, सेम हम लोग का हाल है। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मतलब खेती का उत्पादन स्तर जो था वो बहुत ही कम था। ठीक है। एंड एक्सटेंसिव इनडेप्टेंस अमॉन्ग्स्ट द पीजेंट्स, मतलब जो भी किसान थे वो कर्ज में डूबे थे। सेम हम लोग वाला यहाँ कंडीशन है। ठीक है। कह रहे हैं टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी एंड इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इट वाज नेसेसरी टू कैरी आउट लैंड रिफॉर्म्स एज द जापानीज हैड डन इन द 1890। अब देखिए जापान जो है ना बहुत ही बढ़िया राष्ट्र था, उसका ना एक अलग सा मतलब समझिए कि नीति है। अभी भी देखिए इतना छोटा सा देश है, मतलब देखेंगे तो अब आइलैंड है, इतना छोटा छोटा 5 आइलैंड से मिलकर बना हुआ, और उसका स्थिति जो आप देखेंगे मतलब हम लोग उसके दायरे में ही नहीं है। अब इसे समझ लीजिए कि जापान एक समय था कि ताइवान पे वो चाइना से जीत लिया था ताइवान को, और वहाँ इतना अच्छा डेवलपमेंट किया कि ताइवान के लोग क्या कहने लगे कि हम जापान के साथ ही रहेंगे, हम चाइना के साथ नहीं जाना चाहते। आपको हम देखिए जापान का मैप दिखाते हैं। आप भी देखेंगे तो मतलब आपको भी लगेगा कि हाँ मतलब बढ़िया जगह है, मतलब अर्थव्यवस्था हर चीज क्या है उसका हम लोगों से अच्छा है।
इतना छोटा द्वीप है, इतना छोटा, मतलब एकदम आइलैंड कंट्री है, समझ रहे हैं। अभी देखिएगा तो सच ऊपर जाएगा। समझ लीजिए कि ताइवान ऐसा देश जो चाइना का मतलब उसका तो अभी अपना सा देश टाइप का, मतलब वो कहता है कि हम अलग देश है, नहीं चाइना उसको अपना मानता है। तो वो क्या करने लगा, वो जापान के कारण इतना विकास किया। ठीक है, लेकिन खोल नहीं रहा, तब तक आगे पढ़ाते हैं। पर to reduce rural poverty and increase agriculture, for it was necessary to carry out land reforms as the Japanese had done in 1819। कह रहा है कि जो भी ग्रामीण में गांव में गरीबी था उसको कम करने के लिए और खेत में उत्पादन बढ़ाने के लिए ये जरूरी था कि वियतनाम में भी उसी तरह लैंड रिफॉर्म्स लाया जाए जिस तरह जापान में 1890 के दशक में किया गया था। अब एक मिनट रुके, चेक कर लेते हैं। हाँ, खुल गया। साउंड एक बार प्रॉपर आ रहा है ना? साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। अब आइए हम आपको ले चलते हैं जापान की यात्रा पर। वो भी पता है एकदम भूकंप टेक प्लेट्स पे ही बसा हुआ है। देखिए कितना छोटा है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि मतलब हम लोग इसके मुकाबले कितने बड़े हैं। देख रहे हैं कैसे बना हुआ है। और फिर भी देखिए मतलब कितना विकास कर लिया है। देख रहे हैं, सब जापान का आइलैंड है। देखिए हम आप लोगों को हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, 3D व्यू में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये रहा जापान, देख रहे हैं, ये सब जापान है। अब बताइए ये आइलैंड कंट्री है एकदम, यहाँ पे हर हमेशा भूकंप आते रहते हैं। भूकंप के झटके तो यहाँ के लोगों के लिए आम बात है। फिर भी देखिए कितना विकासशील देश है। इसका अर्थव्यवस्था देखिए कितना आगे है। हम लोग जहाँ सोच रहे हो यहाँ करके बैठा हुआ। ठीक है, अब बताइए 1890 के दशक में यहाँ लैंड रिफॉर्म्स आ गया था। अब इसी से समझ सकते हैं उस टाइम हम लोग आजाद भी नहीं हुए थे। उसके बाद कह रहा है हाउ एवर दिस कुड नॉट इंश्योर सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है कि लेकिन इससे क्या हो गया कि ये गारंटी नहीं दे जा सकते कि सबको क्या रोजगार मिले। ठीक है, कह रहा है एज द एक्सपीरियंस ऑफ जापान शोड इंडस्ट्रियलाइजेशन वुड बी एसेंशियल टू क्रिएट मोर जॉब। हाँ देखिए इससे क्या है कि जैसा कि जापान जो भी किया था उससे स्पष्ट हो चुका था कि नया रोजगार देने के लिए कोई भी अर्थव्यवस्था को क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए। अब इंडस्ट्री होगा तभी ना लोगों को रोजगार मिलेगा। समझ रहे हैं? कह रहा है द colonial economy in Vietnam was however primarily based on rice cultivation and rubber plantation owned by the French and a small Vietnamese elite। कह रहा है जो भी कॉलोनियल इकोनॉमी थी, ठीक है, जो वियतनाम का औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था था उसमें ज्यादातर क्या होता था, चावल का खेती होता था और रबड़ के बागान था, उसी पर लोग आश्रित थे। इसमें क्या था, फ्रांस और वियतनाम के कुछ लोग, फ्रांस था और वियतनाम के कुछ धनी लोग शामिल थे, उन्हीं का क्या था इसलिए इस सब पे राज था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है rail and port facilities were set up to service in this sector। कह रहा है कि जो भी रेल था, ठीक है, इसके लिए रेलवे, इन सब कामों को पूरा करने के लिए रेलवे और पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, इस टाइप की सुविधा क्या किया जाए उस टाइम अभी विकसित किया जा रहा था, अभी सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, सेट कर रहे हैं indentured Vietnamese labor was widely used in the rubber plantation। अब कह रहा है कि रबड़ के बागानों में बहुत सारे वियतनामी मजदूर काम करते थे, जो कहते हैं कि इंडेंट्योर्ड मतलब एक तरफा अनुबंध व्यवस्था था, उसी की तरह से क्या करते थे, वो काम करते थे। ठीक है, मतलब जो बड़े लोग अनुबंध कर दिए, जिन्होंने उनका मन किया उस टाइप से अनुबंध हो गया, उसमें मजदूरों को कोई हक का कोई बात नहीं था। देखो द फ्रेंच कंट्री टू व्हाट बर्नार्ड वुड हैव लाइक डिड लिटिल टू इंडस्ट्रियलाइज द इकोनॉमी। अब इससे क्या हुआ कि
बर्नार्ड जो था, ऊपर हम लोग पढ़े हैं, जिसके राय के विपरीत, उसने क्या राय दिया कि वियतनाम इकोनॉमिक जो भी औपनिवेशिक था उसका इकोनॉमी को बढ़ाया जाना चाहिए जिसका लोगों को फायदा। उसी तो उसका ही दिमाग था। लेकिन बर्नार्ड के राय के एकदम विपरीत फ्रांसीसी लोग क्या किए कि वियतनाम की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोनो प्रयास नहीं किया। ठीक है। कारण इन द रूरल एरिया लैंड लॉर्डिज्म स्प्रेड एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्लाइन। जो गांव के इलाके थे, ग्रामीण इलाके थे, उनमें जमींदारों का बहुत ही बोलबाला हो गया और लोगों का क्या हुआ, जीवन स्तर गिरते गया। हमारे लोग गरीब हो तो क्या होगा, जीवन स्तर गिरते जाएगा। कह रहे हैं यहाँ पे फोटो दिखाएगा, फ्रेंच बीपन मर्चेंट जेन डुपियस इन वियतनाम इन द लेट 19th सेंचुरी। एक है कौन, एक देखिए इसके हाथ में एक गन है यहाँ पे। तो वियतनाम एक फ्रांसीसी हथियार का सौदागर है। 19वीं सदी के अंतिम में उसका एक फोटो लिया गया। Many like him explored the regions in the hope of making profit from trade। बहुत सारे लोग ऐसे इस टाइप के लोग थे जो कि यहाँ वियतनाम में घूमते रहते थे अपने ट्रेड में प्रॉफिट के लिए। He was one of those who persuaded the French to try establish a base in Vietnam। ये उन लोगों टाइप के लोगों में था, बिजनेसमैन लोग, जो कि फ्रांसीसियों को वियतनाम में अपने मतलब एस्टेब्लिशमेंट खोलने के लिए तैयार था। कैसे टेस्ला हम लोगों के यहाँ रही तो क्या कर रही है, अमेरिका के इंडिया में अपना एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, तो भी इन्हीं लोग की टाइप की है। समझ गए, इनमें उनमें कोनो अंतर नहीं है। ठीक है। अब देखिए एक और इसका सेकेंड वाला भाग स्टार्ट होता है, द डायलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। मतलब जो भी डायलेमा का मतलब होता है दुविधा। औपनिवेशिक शिक्षा में क्या क्या दुविधा क्या था, कर रहा है French colonization was not based only on economic exploitation। कह रहा है फ्रांसीसी उपनिवेशवाद जो था वो सिर्फ लोगों का आर्थिक शोषण पर केंद्रित नहीं था, पर it was also driven by the idea of civilizing mission। इसका एक और आइडिया था। ठीक है। इसमें क्या था, लोगों को सभ्य बनाने, मतलब सिविलाइजेशन का मतलब क्या, सिविलाइजिंग का मतलब लोगों को सभ्य बनाने का विचार भी था, उस पर भी एक काम कर रहा था। Like the British in India, the French claimed that they were bringing modern civilization to Vietnam। जैसे भारत में अंग्रेज ये कहते थे कि हम लोग लोगों को बीच क्या करना है, आधुनिक सभ्यता से परिचित करा रहे हैं, उसी तरह फ्रांस भी क्लेम करता था कि हम वियतनाम के लोगों को आधुनिक सुविधा से परिचित करा रहे हैं। They took for granted that Europe had developed the most advanced civilization। ठीक है। उनका यही विश्वास था कि यूरोप में क्या है, सबसे विकसित सभ्यता अभी कायम हो गई है। ठीक है। सो इट बिकम द ड्यूटी ऑफ द, ये लोग ऐसे हैं पहले से मतलब नहीं होता, पंच बनते आए हैं लोग, अभी ससुरा सब पंचे बनता है। ठीक है। अब बताइए ये सब क्या समझ रहा है कि हमारे यहाँ एकदम एडवांस, अब हम चले हैं लोगों को एडवांस बनाने, समझ रहे हैं। पहले ये सब ऐसे ही क्या कहिएगा, अभी ये सब का ये हाल है। So it became the duty of the Europeans to introduce these modern ideas to colony, even if these meant destroying local culture, region and tradition, but they were seen as outdated and prevent modern development। अब देखिए इसलिए क्या था कि इन लोगों का मतलब भी सोचते थे कि हमारे यहाँ तक कायम हो चुका है आधुनिक सभ्यता, तो इसलिए मानते थे कि यूरोपियंस का दायित्व है, मतलब यूरोपियंस का एक कर्तव्य है कि जो मॉडर्न आइडियाज है ये सब क्या किया जाए कि अपने कॉलोनी में अपने जो भी उपनिवेश था वहां पे क्या किया जाए, लोगों को समझाया जाए, बताया जाए। ठीक है। किसका काम था, यूरोपियंस का। भले ही कहा होगा मगर लोकल कल्चर खत्म हो जाए, लोकल रीजन खत्म हो जाए। ठीक है। उसको खत्म करना पड़े, लोगों का धर्म लोकल जो भी है उसको खत्म करना पड़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऐसे भी लोग क्या है, जो यूरोपियन लोग थे उनका मानना था कि जो धर्म और परंपरा पुराना है वो सब क्या है, बेकार है। ये सब क्या करते हैं, जो भी आधुनिक चीज है इनका विकास रोकती है, धर्म, पुराने धर्म और परंपरा। ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। एजुकेशन was seen as one way to civilize the native। कह रहा है जो नेटिव्स थे, मतलब जो देसी लोग थे, उनको सब बनाने के लिए शिक्षा को सबसे
अहम चीज माना जाता था। बट इन ऑर्डर टू एजुकेट देम फ्रेंच हैड टू रिजॉल्व ए डायलेमा। लेकिन क्या है, वियतनाम में शिक्षा प्रसार करने के लिए सबसे पहले फ्रांसीसियों को क्या था, एक दिक्कत का हल करना था। अब वो दिक्कत कथी थी, ये आइए हम देखते हैं। कह रहा है हाउ फार वेयर द वियतनामीज टू बी एजुकेटेड। मतलब कि दुविधा इस बात को लेकर था कि वियतनामियों जो लोग थे, वियतनामी जो लोग थे, वो कितना तक पढ़ाया जाए, कितना तक शिक्षा दिया जाए। ठीक है। द फ्रेंच नीडेड एन एजुकेटेड लोकल लेबर फोर्स बट दे फियर दैट एजुकेशन माइट क्रिएट प्रॉब्लम। अब इस ससुरा से को इहो दिक्कत था कि उन लोगों को लगता था कि मतलब जो भी लोग हमारे लिए काम करें वो शिक्षित हो। लेकिन इहो दिक्कत था कि ससुरा को कहीं पढ़ा देंगे, लिखा देंगे नहीं तो ये लोग हमारे लिए दिक्कत भी पैदा कर सकते हैं। हमारे लिए पढ़े लिखल लोग दिक्कत पैदा करे, जो अनपढ़ गाँव वाले का दिक्कत पैदा करे, तो इहो डर था ससुरन को। करे वंस एजुकेटेड द वियतनामीज में बिगिन टू क्वेश्चन कॉलोनियल डोमिनेशन। कह रहा है कि अगर ये सब शिक्षा प्राप्त कर लिया तो वियतनाम के लोग क्या कहेंगे कि आप काहे उपनिवेश बनाए हमको, ये ऊपर सवाल उठा सकता है। अनपढ़ गाँव वाले तो लोगों को ना मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। Moreover, French citizens living in Vietnam began fearing that they might lose their jobs as teachers or giver policemen to the educated Vietnamese। अब देखिए, अब इन लोगों तो ये था, और जो लोग फ्रांसीसी थे जिनको कथी कहा जाता था, कोलोन, उनके अंदर भी एगो दिक्कत है कि ससुरा अगर वियतनामिया सब पढ़ लिया तो हम लोग का जो जॉब है, जैसे टीचर है, दुकानदार है, पुलिसमैन है, तो ई का वही वियतनामी सब क्या करेगा, हम लोग से छीन लेगा। मान लीजिए वो सब पढ़ने लगा तो हम लोगों में कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो वो सबको जॉब मिलने लगेगा, हम लोग को यहाँ से जॉब चल जाएगा। तो वो लोग भी क्या करते थे, सो दे अपोज सो दे अपोज places that would give the Vietnamese full access to फ्रेंच एजुकेशन। अब इसीलिए ये डर है, जो कॉलोन्स थे, जो फ्रांस के लोग थे, उस तरह सब विरोध करता था कि वियतनामी को क्या किया जाए, शिक्षा नहीं दिया जाए, फ्रांसीसी शिक्षा नहीं दिया जाए। ठीक है। अब कह रहा है टेकिंग मॉडर्न, मतलब आधुनिक सोच। कह रहा द फ्रेंच वेयर फेस्ड विथ एट अनदर प्रॉब्लम इन द स्फीयर ऑफ एजुकेशन। मतलब कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो, फ्रांसीसी जो लोग थे उनको एक और समस्या हो गया। ठीक है। कह रहा है द elites in Vietnam were powerfully influenced by चाइनीज कल्चर। अब देखिए यहाँ एक और सारा प्रॉब्लम आ गया। दूसरा एगो एगो तो दिक्कत था ही कि ये डर था कि कहीं ये सब ज्यादा पढ़ लिख लिया था, ये उपनिवेशवाद का विरोध करने लगा। अभी यहाँ एक और दिक्कत था कि जो वियतनाम के धनी मनी लोग था वो सब पर क्या था, चीनी संस्कृति से बहुत प्रभावित था, क्योंकि पहले चाइना ही रूल करता था। अब क्या हुआ, टू कंसोलिडेट देयर पावर द फ्रेंच हैड टू काउंटर द चाइनीज इन्फ्लुएंस। अब देखिए फ्रांसीसी जो थे उनको अपना सत्ता को मतलब आधार प्रदान करने के लिए, सत्ता को अच्छा से चलाने के लिए इस प्रभाव को, चाइनीज इन्फ्लुएंस को समाप्त करना बहुत जरूरी था। ठीक है। सो दे सिस्टमेटिकली डिसमेंटल्ड द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम एंड established फ्रेंच स्कूल्स फॉर वियतनामीज। अब इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, वो दिमाग लगाया और कहा कि खूब आराम से प्लान बनाया और क्या किया कि जो भी पहले का शिक्षा व्यवस्था था वो खूब बढ़िया से हटा दिया, तहस नहस कर दिया। और तब क्या किया कि जो भी वियतनामी लोग था वो सब लोगों के लिए फ्रांसीसी टाइप के स्कूल खोल दिया। कहा आओ सब अब भी फ्रांस सीखो, फ्रांसीसी भाषा सीखो, अब छोड़ो चाइनीज। ठीक है। और बट दिस वाज नॉट इजी, लेकिन क्या था ये आसान काम नहीं था। ठीक है। अरे चाइनीज
that language used by elite so far had to be replaced. अब जो चाइनीज भाषा था, ठीक है, जो सब लोग मतलब चीनी भाषा का इस्तेमाल करते थे, उसको हटाना जरूरी था, ठीक है। बट व्हाट वाज टेक इट्स प्लेस, लेकिन अब यह दिक्कत था कि ये भाषा के जगह पर कौन सा भाषा लोगों को बताया जाए, ठीक है। और द लैंग्वेज टू वियतनामीज और फ्रेंच। आप देखिए, अब ये चाइनीज जो भाषा लोग सीख लिया था, उसके जगह पर कौन सा भाषा सिखाया जाए, वियतनामी सिखाया जाए कि फ्रेंच भाषा सिखाया जाए, कौन ए पर लोग फ्रांसीसी लोग को टेंशन हो गया। क्या करा, देयर वेर टू ब्रॉड ओपिनियंस इन द क्वेश्चन। कह रहा है इस साल पर क्या हुआ, बहुत लोगों के बीच दूगो मत था, मतलब दूगो ओपिनियंस था लोग का, ठीक है। But some policymakers emphasize need to use the French language as a medium of instruction। अब देखो, कुछ जो लोग थे वो लोग का मानना था कि फ्रांसीसी भाषा को क्या किया जाए, शिक्षा का माध्यम बना दे। By learning the language, they felt the Vietnamese would be introduced to the culture and civilization of France। अब उनका ये मानना था कि फ्रांसीसी भाषा सीखेगा जब वियतनामी लोग, इससे क्या होगा, फ्रांस की संस्कृति भाषा से लोग क्या होगा, वहाँ परिचित हो जाएगा, उन लोगों को पता चलने लगेगा। दिस वुड हेल्प क्रिएट एन एशियाटिक फ्रेंच solidly tied to यूरोपियन फ्रांस, ठीक है। इससे क्या होगा कि यूरोपीय फ्रांस के साथ मजबूती से बंधल जाएगा एशियाई फ्रांस का लोग, मतलब एशिया में वियतनाम है, अब यूरोपीय फ्रांस से क्या होगा, एशियाई फ्रांस। अब देखिए, एशिया यूरोप में देखो फ्रांस आई लिया, अभी एशिया में क्या होगा, हम लोग फ्रांसीसी टाइप का लोग बना देंगे, लोग को फ्रांसीसी सिखा देंगे, इससे क्या होगा, एशियाई फ्रांस बन जाएगा, ठीक है। कह रहा है द एजुकेटेड पीपुल इन वियतनाम वुड रिस्पेक्ट फ्रेंच सेंटिमेंट एंड आइडियल, सी द सुपीरियोरिटी ऑफ फ्रेंच कल्चर एंड वर्क फॉर द फ्रेंच। अब देखिए, सोच जहाँ जो पढ़ा लिखा होता है ना, वो बड़ी प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो वियतनाम में जो भी शिक्षा प्राप्त लोग थे, वो क्या करने लगा कि फ्रांसीसी जो भी भावना था, आदर्श था, उसका सम्मान करने लगेगा, ठीक है। इससे यो फायदा होगा, ठीक है। और उन लोगों को लगेगा कि फ्रांसीसी जो संस्कृति है ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, उसके लिए काम करने लगेगा। ये लोग का ये दिमाग था, माने जो भी फ्रेंच भाषा पढ़ लेगा वो फ्रेंच चलाया जाए स्कूल सब में था। पर अदर्स वेयर अपोज टू फ्रेंच बीइंग द ओनली मीडियम इंस्ट्रक्शन। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग जो थे वो इस बात के खिलाफ थे, वो कहते थे कि पढ़ाई के लिए केवल फ्रांसीसी भाषा का माध्यम बनाया जाए, ठीक है। दे सजेस्टेड दैट वियतनामीज बी taught in lower classes and French in the higher class। अब देखिए, वो क्या कहते थे कि जो छोटी कक्षा थी, मतलब जैसे पहला दूसरा 1 2 3, सीबीएसई में 1 2 3 होता है, उसमें क्या किया जाए कि वियतनामी पढ़ाया जाए। अब बड़ी कक्षा में क्या किया जाए, फ्रांसीसी पढ़ाया जाए, तो ये बढ़िया होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, और देखिए कहाँ चल कह रहा है द फ्यू who learned French and acquired French culture were rewarded with French citizenship। अब देखिए, और उसके बाद क्या किया जाएगा, जो बहुत सारे लोग जो कम, देखिए अब छोटा कक्षा में पढ़ाया जाएगा तो ज्यादा लोग कम छोटे कक्षा में नहीं पढ़ता है, और जो बड़ा कक्षा में जो लोग फ्रेंच सीख लेगा, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा कि फ्रांस की लोग अपना संस्कृति में ले लेंगे, उनको क्या किया जाएगा, फ्रेंच सिटीजनशिप दे दिया जाएगा, ठीक है। सर कह रहा हूँ, however only the Vietnamese elite comprising a small fraction of population could enroll in the school and only a few among these admitted ultimately passed the school leaving examination। अब देखिए, आज क्या देखो और दिक्कत हो गया, जो भी स्कूल खुला उसमें दाखिला लेने का, मान लीजिए स्कूल खुला होगा तो पैसा लगता होगा, ठीक है। तो उसमें एडमिशन कराने के लिए खाली कौन है, वियतनाम का जो धनी वर्ग का लोग था, उन्हीं के पास शक्ति था एडमिशन कराने के लिए, ठीक है। जो कि देश की आबादी का बहुत ही कम लोग था। अब धनी मनी लोग कम है ना होता है, भारत में देख लीजिए कितना आदमी धनी के, सब बीपीएल में बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। अब कह रहा है
और उसमें भी क्या था कि जो लड़का स्कूल में दाखिला ले लिया उसमें बहुत ही कम ऐसा लोग था जो पूरा पढ़ाई पूरा कर सकता था। अब सारा लोग पढ़ ही थोड़ी लेता है, उनमें बेवकूफ चपाट सब होता है। अरे दिस वाज लार्जली बिकॉज ऑफ डेलिबरेट पॉलिसी ऑफ फॉलिंग स्टूडेंट पर्टिकुलरली इन द फाइनल ईयर सो दैट दे कुड नॉट क्वालिफाई फॉर द बेटर पेड जॉब। देखिए यहू में वो राजनीतिक था, ठीक है। इसके पीछे दिक्कत क्या थी था कि बहुत सारे बच्चे जो कि आखिरी साल मतलब लास्ट ईयर में पढ़ते थे, उनको क्या किया जाता था कि जानबूझ के फेल कर दिया जाता था, ताकि उनको क्या जो बढ़िया वाला नौकरी हो उसके लिए उनको योग्यता नहीं हो। और बेचारा फेल हो जाएगा तो कहाँ से उसको योग्यता मिलेगा बढ़िया नौकरी का। यूजुअली एज मेनी एज 2/3 ऑफ द स्टूडेंट फेल। अब ज्यादातर बार क्या होता था कि 2/3 जो विद्यार्थी था उस सबको क्या किया जाता, फेल कर दिया जाता था। हमारे 9 गो लेकर परीक्षा 9 गो लेकर परीक्षा दिया था, तो उसमें 6 गो लेकर वो क्या किया जाता, फेल करा दिया। ठीक है। इन 1925 इन पॉपुलेशन ऑफ 70 देयर वर लेस देन 400। अब बताइए, अब तो इंडिया से कम था। 1925 में 1.7 करोड़ जो आबादी था स्कूल में पढ़ता था, उसमें 400 से कम लड़का पास हुआ। समझ लीजिए इस कितना मैंने अति किया था। और स्कूल टेक्स्ट बुक्स ग्लोरीफाइड द फ्रेंच एंड जस्टिफाइड कॉलोनियल रूल। स्कूल का जो टेक्स्ट बुक बनाया गया था उसमें क्या किया जाता था, फ्रांसीसी और गुणगान किया जाता था और लोगों को पढ़ाया जाता था कि जो औपनिवेशिक शासन है एकदम सही है, इससे कोनो दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा है। कर द Vietnamese were represented as primitive and backward, capable of manual labor but not to intellectual reflection। अब देखो उसमें एक और चीज किया जाता था कि जो वियतनामी लोग थे उनको पिछड़ा दिखाया जाता था और ये दिखाया जाता है कि वो शरीर से मेहनत कर सकते हैं लेकिन जो दिमाग से काम किया जाता है उसके लिए वो लायक नहीं है। दे कुड वर्क इन द फील्ड्स बट नॉट रूल देमसेल्फ। मतलब खेत में तो काम कर सकते हैं लेकिन अपना शासन नहीं कर सकते। दे वेर स्किल कॉपिस्ट्स बट नॉट क्रिएटिव। माने वो दूसरे का स्किल जो था, मतलब दूसरे का जो मान लीजिए काम, जो स्किल का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर जो प्रभाव क्षमता है उसको माने क्या करे, कॉपी कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं, लेकिन अपना कुछ नहीं कर सकते, अपने से कुछ नहीं बना सकते। स्कूल चिल्ड्रेन वेयर टोल्ड दैट ओनली फ्रेंच रूल कुड इंश्योर पीस इन वियतनाम। देखो जो लड़का जन्म लिया उस ससुर को क्या पढ़ाया जाता था कि जो भी वियतनाम है उसमें केवल फ्रांस ही ऐसा जगह है जो कि शांति कायम कर सकता है। ठीक है। सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच रूल द वियतनामी peasant no longer lives in constant terror of pirates। अब इसमें यह दिखाया जाता था कि जब से वियतनाम में फ्रांसीसी शासन का स्थापना हुआ तब से क्या हुआ, वियतनामी किसान थे उनको अब डाकू के भय से भय नहीं रहा। ठीक है। Calm is complete। calm का मतलब होता है अमन चैन। एंड द पीजेंट कैन वर्क विथ ए गुड हार्ट। मतलब चारों तरफ का अमन चैन है और किसान क्या कर सकते, हम दिल लगा काम कर, मैंने पूरा नहीं किया था, फ्रांस का एकदम बखान किया गया था, लोगों के मन में भी भरा गया था। अभी बहुत जगह है, हम लोग के भी देश में बहुत जगह है, अब हम नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, जहाँ पे क्या किया जा रहा है, अपना बखान किया जा रहा है, लोगों के मन में भरा जा रहा है कि हम ही सबसे बेटर है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर कल हम इसी टाइम आप लोगों के लिए वीडियो डालेंगे। आप थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारा भी मतलब मनोबल ऊंचा रहे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। गुड बाय।